फुट का काला सा नागा साधु मेले में घूम घूम कर लोगों को आशीर्वाद दे रहा था। तभी उसकी नज़र दो विदेशी महिलाओं के ऊपर पड़ जाती है। वो महिलाएं रूस यानी रसियन थी। वो महिलाओं के पास जाकर उनसे बात करने लगता है और ये बाबा फर्राटेदार इंग्लिश बोलना जानता था। अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही माहिर था। ये उन महिलाओं के पास जाकर इंग्लिश में बात करता है और इसकी इंग्लिश सुनकर वो विदेशी महिलाएं और रसियन औरतें इससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती हैं। ये नागा बाबा उसको बोलते हैं कि मैं तुम लोगों को पूरा मेला घुमा दूंगा और ऐसी ऐसी जगह पे घुमाऊंगा जो कोई आपको बताने वाला नहीं मिलेगा। वो लड़कियां इस नागा साधु से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती हैं। इसकी बातों में आकर वो बोलती हैं, ठीक है, आप आज पूरा दिन मेरे साथ रहें और मुझे गाइड करें। जहाँ जहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो मुझे देखना है। ये नागा साधु उन दोनों महिलाओं के साथ पूरा दिन गुजारता है और उनको अच्छी अच्छी जगह पर ले जाकर कभी नाव से लेके जाता है, कभी झूला झुलाता है। और वो दोनों विदेशी महिलाएं इस नागा साधु के साथ पूरा दिन बहुत एंजॉय करती हैं। शाम का टाइम हो जाता है। वो महिलाएं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और जिस होटल रूम में वो रुकी थी वहाँ पर उस बाबा को ले जाकर अपना कमरा नंबर दिखा देती हैं और बोलती हैं कि हम कल फिर इसी जगह से मिलेंगे आपको और कल मैं फिर आपके साथ घूमना पसंद करूँगी। वो दोनों महिलाएं बाबा को वहाँ से भेज देती हैं और अपने होटल के रूम में चली जाती हैं। वो दोनों महिलाएं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। उसके बाद वो कमरे में जाती हैं। कमरे में जाने के बाद होटल के मैनेजर को फ़ोन करती हैं और उसको शराब का ऑर्डर करती हैं। वो एक महंगी सी शराब लाकर होटल का मैनेजर उस कमरे में पहुंचा देता है। उसके बाद वो दोनों महिलाएं अपना खाना पीना खाती हैं, शराब पीती हैं और शराब पीने के बाद जब वो फुल नशे में हो जाती हैं तो उनको कुछ और ही चाहिए था। वो महिलाएं इस चीज़ की बहुत ज़्यादा शौकीन थी और वो इंडिया में यही सब एंजॉय करने आई थी। अब वो इधर उधर दिमाग लगाती हैं लेकिन उनकी नज़र में कोई आता नहीं। उसके बाद एक महिला बोलती है कि जिस नागा साधु के साथ हम लोगों ने आज पूरा दिन गुजारा है उसकी कद काठी, उसकी बॉडी हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है। वो एक महिला दूसरी महिला को बोलती है कि क्यों ना उस बाबा को बुलाया जाए, क्योंकि वो बहुत बड़े सन्यासी हैं और हो सकता है उन्होंने कभी अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ संबंध न बनाया हो। अगर वो मेरे साथ ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हम लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही अच्छा चरम सुख मिलने वाला है। वो दूसरी महिला उस नागा साधु को फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद उस नागा साधु को अपने कमरे नंबर पे बुला लेती है। वो नागा साधु उस कमरे पे आकर जैसे ही दरवाजे की बेल बजाता है, दरवाज़ा अंदर से खुलता है और जो नज़ारा वो नागा साधु के सामने होता है उसको देखने के बाद नागा साधु की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर ये दो महिलाएं हमसे चाहती क्या हैं। उस नागा साधु को कमरे के अंदर ले जाता है। उसके बाद उस कमरे में जो खेल खेला जाता है उसको जब आप सुनेंगे तो आपके भी पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, वो नागा साधु कौन था? क्या सच में नागा साधु था? किस अखाड़े से था? हम इस वीडियो में उस नागा साधु का बैकग्राउंड लास्ट में बताने वाले हैं। वो महिलाओं के साथ क्या करता है, क्या सच में उसके साथ कुछ करने आया था या नहीं? इस कहानी को पूरा देखें और कहानी को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। तो आइए चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं समीर अख्तर। आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वो प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था। प्रयागराज में एक देवी प्रसाद अपने इकलौते बेटे के साथ एक बहुत बड़ी किराने की दुकान चलाते थे। उनके बेटे का नाम था कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह लगभग 12-13 साल का था। वो पढ़ रहा था, पढ़ने में अच्छा खासा था, लेकिन उसको एक शौक था पहलवानी करने का। वो अपने बाप के किराने की दुकान पे जाकर उनका हाथ भी बटाता था। लेकिन एक दिन उनकी किराने की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से उनकी दुकान में आग लग जाता है। आग लगने से उनकी दुकान के जितने भी सामान थे वो सब जल जाते हैं। उनके पिताजी अब रोड पे आ गए थे। उनका और कोई बिजनेस नहीं था। पैसे के इतने लाले पड़ जाते हैं कि अब कुलदीप, जो कि 15 साल का था, वो अब इधर उधर पैसे की जुगाड़ करने लगता है और अपनी बाप की हालत को देखकर उसको बर्दाश्त नहीं होता है। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर कुछ प्लान बनाता है और प्लान बनाने से पहले अपने ही किसी जमींदार टाइप के जो लोग होते हैं उनसे जाकर वो 4 लाख रुपये का इंतजाम करता है। इंतजाम करने के बाद वो जो जिम्मेदार था उससे 4 लाख रुपया ब्याज पे लेता है और लाकर अपने पिताजी की दुकान को फिर से रीओपन कर देता है। पिताजी अपने बेटे की इस हरकत और इस काम से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि बेटा
कहीं से भी कुछ भी जुगाड़ किया, लेकिन मेरी भावनाएं उसको समझ में आती है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। अब कुलदीप इधर अपने बाप की दुकान को खुलवा चुका था, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा ये चीज़ रहती थी, अगर जिम्मेदार ने मेरे से पैसे मांगे तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा, फिर तो मैं इतनी जल्दी 4 लाख रुपया कमा नहीं सकता। और इन 4 लाख रुपयों की जो बात थी कुलदीप के दिमाग में हमेशा चलती रहती थी। दोस्तों, एक दिन वो दिन भी आता है जब वो जिम्मेदार कुलदीप को अपने पास बुलाकर उससे पैसे मांगने लगता है। अब कुलदीप के पास पैसे नहीं थे, जो पैसे थे उसने अपने बाप की दुकान में लगा दिया था। अब कुलदीप लगभग 18 साल का हो चुका था। 18 साल की उम्र में वो किधर से 4 लाख रुपया ला के देता। फिर वो अपने दिमाग में कुछ आइडिया बनाता है और अपने 2 दोस्तों को लेकर एक बहुत बड़े जिम्मेदार के घर पे चोरी करता है, और चोरी करके उस जिम्मेदार की तिजोरी से 15 लाख रुपया निकाल कर वहाँ से भाग आते हैं लोग। ये तीनों दोस्त 15 लाख रुपया लाकर 4 लाख रुपया उस जिम्मेदार को दे देते हैं, जिससे पैसे लेकर इन लोगों ने अपने बाप की दुकान चलाई थी। वो दोनों दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं, और जो कुलदीप होता है वो प्रयागराज मेले में आकर बाबा का भेष बनाकर घूमने लगता है। वो किसी को नज़र में ना आए इसके लिए उसने दाढ़ी और सर पे पगड़ी, तन पे भगवा कपड़ा, सब कुछ एकदम बाबा के भेष में घूम रहा था। वो पढ़ा लिखा नौजवान था, उसको सब कुछ आती थी। उसकी कद काठी, उसकी बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ इतना परफेक्ट था कि जिससे वो बात करता वो उसका दीवाना हो जाता। जब उस दिन ये दोनों महिलाएं जो रसियन हैं उस प्रदीप की बॉडी और उसके बोल बचन को देखती हैं तो उसकी दीवानी हो जाती हैं। पूरा दिन उसके साथ घूमती हैं, और घूमने के बाद जब रात को उनको थकान उतारनी होती है तो वो शराब पीती हैं, और शराब पीने के बाद उनको कुलदीप की कद काठी और उसके बोल बचन और उसके साथ घूमने का वो नज़ारा याद आता है। ये लोग उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर इतनी दीवानी हो गई थी कि पूरे मेले में वो एक ही शख्स उनको नजर आता था। अब ये महिलाएं दारू पीने के बाद एकदम पागल सी हो जाती हैं। उस कुलदीप को जो बाबा के रूप में था वो उस महिलाओं को पूरा दिन गाइड करता और शाम को उनके कमरे में लाकर छोड़ दिया था। वो दोनों महिलाएं जब शराब पीने के बाद मूड में आती हैं तो उस कुलदीप को फ़ोन लगाती हैं, और कुलदीप उस कमरे में आकर उन दोनों महिलाओं के साथ एक के बाद एक बात करता है। और वो दोनों महिलाएं बहुत कम कपड़ों में अपने बिस्तर पे लेटी हुई थी। जब कुलदीप उन दोनों महिलाओं को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो दोनों महिलाएं कम कपड़ों में बैठकर वहाँ पे शराब का एंजॉय कर रही थी। जब कुलदीप उस कमरे में पहुँचता है तो उसको भी वो दोनों महिलाएं शराब का ऑफर करती हैं, और जब कुलदीप मना करता है तो उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हैं, और ज़बरदस्ती कुलदीप को भी शराब पिलाई जाती है। कुलदीप जब थोड़ी शराब पी लेता है तो उसका भी मूड बन जाता है, और अपने सामने अर्धनग्न अवस्था में 2 खूबसूरत लेडीजों को देखने के बाद कुलदीप भी अपने आप को रोक नहीं पाता, और ये तीनों उस कमरे में नंगा नाच खेलने लगते हैं। एक के बाद एक कुलदीप के शरीर से वो सारे कपड़े उन दोनों महिलाओं ने उतार दिए। उसके बाद उसकी मजबूत बॉडी के साथ वो दोनों महिलाएं खेलने लगती हैं। अब कुलदीप को भी मज़ा आ रहा था, उसके साथ 2 खूबसूरत विदेशी महिलाएं उसकी बॉडी से खेल रही थी, उसको भी भरपूर मज़ा आ रहा था। अब कुलदीप जोश में आता और दोनों महिलाओं के साथ एक के बाद एक के साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है, और इतने ज़ोरदार तरीके से उन दोनों महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाता है कि वो महिलाएं चीखने लगती हैं, चिल्लाने लगती हैं। दोस्तों, महिलाएं कुलदीप को पाकर बहुत ज़्यादा खुश थी। उनको लगता था कि हमने स्वर्ग का दर्शन कर लिया है। कुलदीप वो पूरा दिन उनको मेले में घुमाता था, और उस रात उन दोनों महिलाओं को दूसरी दुनिया का सैर करवा रहा था। दोस्तों, कुलदीप उन दोनों महिलाओं के साथ उस रात को कई बार शारीरिक संबंध बनाता है, और पूरी रात उसी कमरे में तीनों रहते हैं। उसके बाद सुबह होती है, कुलदीप उन दोनों महिलाओं के साथ नहा धोकर फ्रेश होता है, और होटल में नाश्ता मंगाया जाता है। नाश्ता मंगाने के बाद वो दोनों महिलाओं को लेकर फिर से मेले में निकल जाता है, और फिर से घूमता है फिरता है। उसके बाद फिर शाम को ये दोनों उस कुलदीप को, जो कि नागा साधु के भेष में था, उसके साथ पूरा दिन एंजॉय करती हैं, मस्ती करती हैं, और उसको पैसे भी देती हैं। वो दोनों महिलाएं उस कुलदीप से इतनी खुश थी कि उसको छोड़ने का मन ही नहीं करता था। अब कुलदीप को भी पैसा मिल रहा था और दूसरी तरफ एंजॉय भी कर रहा था। कुलदीप अब उन दोनों महिलाओं के साथ कई दिनों तक एंजॉय करता है। लगभग 3-4 दिन बीत जाता है। 3-4 दिन के बाद कुलदीप जब शाम को दोनों महिलाओं के साथ उस होटल के रूम में आने की कोशिश कर रहा था,
यानी कि वो दोनों महिलाओं के साथ उस कमरे में जा रहा था, तभी उस होटल पे एक पुलिस का खबरी वहां पे बैठा था, उसकी नज़र कुलदीप के ऊपर पड़ जाती है। कुलदीप उन दोनों महिलाओं के साथ उस कमरे में पहुंच जाता है। उसके बाद उस मुखबिर ने पुलिस को फ़ोन किया कि कुलदीप यहाँ पर 2 विदेशी महिलाओं के साथ रुका हुआ है। वो कुलदीप, उस चोरी के सिलसिले में इसको पुलिस बहुत ज़्यादा दिनों से ढूंढ रही थी, लेकिन इसका पता नहीं चल रहा था, क्योंकि इतने बड़े महाकुंभ मेले में कौन किस रूप में किसके साथ घूम रहा है, किसके साथ टाइम बिता रहा है, किसी को पता नहीं चलता था। अब ये कुलदीप बाबा के भेष में इस मेले में उन दोनों महिलाओं के साथ एंजॉय कर रहा था और अच्छा खासा पैसा भी उन दोनों महिलाओं से ऐड रहा था। जब उस मुखबिर ने पुलिस को बुलाया तो पुलिस 20 मिनट के अंदर उस होटल में आकर पहुंच जाती है और जिस कमरे नंबर में कुलदीप उन दोनों महिलाओं के साथ रुका हुआ था, उसके साथ मौज मस्ती करता था, पुलिस वहां पर जाके दरवाजे की बेल बजाती है और जब दरवाजे की बेल बजाई जाती है तो दोनों महिलाएं और कुलदीप शॉक रह जाते हैं। उनको लगता है कि कौन आया होगा। वो दोनों महिलाएं कुछ नहीं बोलती, कुलदीप को वो अपने बेड से उठने नहीं देती हैं और ये दोनों महिलाएं अपने कपड़े को संभालते हुए दरवाजे पे आती हैं। दरवाजे को खोलकर सामने जब देखती हैं तो सामने कई पुलिस वाले खड़े थे और बिना उन महिलाओं से कुछ बोले हुए वो सीधा कुलदीप यानी उसके बेड के तरफ पड़ते हैं और कुलदीप को हथकड़ी लगाकर खड़ा कर लेते हैं। उसको पूछताछ होती है और वो अपना नाम भी कबूल लेता है। दोस्तों, वो महिलाओं से जब पूछताछ होती है तो महिलाएं भी बोल देती कि हमने इसको गाइड के तौर पर हायर किया था, इसको मैं पूरे दिन का पैसा देती थी और मुझे 4-5 दिन इस मेले में घूमना था, ये मुझे अच्छी तरह से गाइड कर रहा था, इसके लिए हमने इसको अपने पास रख लिया है। हमको हर दिन कोई नया आदमी नहीं चाहिए था, ये जिस दिन से मुझे मिला है लगभग 5 दिन हो गया, ये मेरे साथ ही रहता है और हम इसको इसकी मेहनत का पैसा दे देते हैं। ये बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन पुलिस वाले जब उसकी हिस्ट्री और उसकी कहानी जब उन दोनों महिलाओं को बताते हैं तो महिलाएं भी कहीं ना कहीं डर जाती हैं, सहम जाती हैं। अब वो दोनों महिलाएं पुलिस वाले से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हैं कि मुझे इसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब वो दोनों महिलाएं उससे माफ़ी मांगते हुए पुलिस को वहाँ से निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस केस में वो दोनों महिलाओं की कोई गलती नहीं थी। वो अपना एंजॉय करने आई थी और एंजॉय ही कर रही थी, लेकिन उसको क्या पता था कि सामने वाले का बैकग्राउंड क्या है, सामने वाला क्या करता है। अब वो इतनी अच्छी से बात कर रहा था और वहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले बहुत कम ही लोग थे, इसके लिए उन दोनों महिलाओं ने उसको पसंद किया और उसके साथ मेला घूमने का प्लान बनाया। अब पुलिस उधर कुलदीप को लेकर चली जाती है, उसके साथ कड़ी से पूछताछ करती है तो कुलदीप अपने उन दोनों दोस्तों के बारे में भी बता देता है और उन दोनों दोस्तों को भी पकड़ लिया जाता है। उसके बाद इनके ऊपर चोरी और हेरा फेरी का जो भी मुकदमा लगाना होता है वो लगाकर इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, एक ये थी कहानी, 2 रसियन लड़की और एक प्रयागराज के लड़के जिसका नाम कुलदीप था। वो लड़कियों के साथ वो फ्रेप कर रहा था, उनके साथ एंजॉय कर रहा था, लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या था उन दोनों लड़कियों को नहीं पता था। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सतर्क करना है। तो अपना और अपनों का ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलता हूँ एक ऐसी क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।